ये वो समय था जब नासा अपने मून मिशन अपोलो 13 को अंजाम तक पहुंचाकर लगातार 3 सक्सेसफुल ह्यूमन मिशन का रिकॉर्ड बनाने ही वाला था। तभी कमांडर लोवेल की "हे ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम हियर" इन शब्दों ने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। और इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा मिशन जिसे पूरी दुनिया एक सक्सेसफुल फेलियर कहती है। आखिर क्यों और किस तरह अपोलो 13 की स्पेस रेस्क्यू मिशन हमें एक टीम लीडरशिप एंड टीम वर्क के बारे में बताती है, ये सब आज की वीडियो को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। सो व्यूअर्स, अगर आप भी मेरी तरह स्पेस लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक ट्रीट होगी। बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। 11 अप्रैल 1970 अपोलो 13 मिशन फ्रा मोरो क्रेटर की स्टडी करने चांद पे जा रही थी, मगर इस मिशन में शुरुआत से अंत तक हर काम बिगड़ता ही चला गया। मिशन के लॉन्च के सेकंड स्टेज में ही मिडिल इंजन बंद हो गई और रूटीन चेकअप के दौरान देखते ही देखते अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे पूरी स्पेसशिप अपने एक्चुअल पाथ से ही भटक जाती है। और इससे पहले कि अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स को कुछ समझ आता, उनके सामने सारे इमरजेंसी अलार्म बजने लगे और स्पेसशिप की ऑक्सीजन लेवल भी बहुत तेजी से गिरने लगी। मगर ये सब हुआ कैसे? इस मिशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर 2 सक्सेसफुल मून मिशन अपोलो 11 एंड अपोलो 12 करने के बाद भी अमेरिका एक के बाद एक मून मिशन क्यों कर रहा था। इसका जवाब है सोवियत यूनियन के साथ उसकी कोल्ड वॉर, जिसने जन्म दिया इस स्पेस रेस को। कोल्ड वॉर के बीच पनपी इस जुनून का ही नतीजा था कि चांद पर जाके झंडा गाड़ना, देश के लिए शक्ति प्रदर्शन करना था। और इस सनक ने ही अपोलो 13 के इस डिजास्टर को भी जन्म दिया। मगर वो कहते हैं ना कि अगर पूरी टीम साथ मिलकर काम करे तो नामुमकिन भी मुमकिन लगता है। इस विस्फोट से कई इंस्ट्रूमेंट्स बर्बाद हो गए और ऑक्सीजन टैंक नंबर 1 को भी बहुत नुकसान पहुंची। कमांड मॉड्यूल, जो कि पूरे मिशन का कंट्रोल सिस्टम था, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑक्सीजन पे ही निर्भर था, जबकि उसमें बैटरी भी थी। मगर उससे भी बचाना जरूरी था, क्योंकि उसके इस्तेमाल से ही एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट कर अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर घुसा जा सकता था। इसके अलावा फोर्स जनरेट करने के लिए उनके पास कोई और इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं था। आनन फानन में नीचे अर्थ पे ह्यूस्टन कमांड सेंटर में जैसे ही अपोलो 13 की सारी डेटा पहुंचती है तो वो इस मिशन को अबॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन टैंक फटने और ऑक्सीजन लीकेज के वजह से अब उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो चांद पे लैंड कर पाए और फिर फ्रा मोरो की जांच कर वापस अर्थ पे लैंड कर पाए। बस यहाँ से शुरू होती है अपोलो 13 क्रू को सक्सेसफुली अर्थ पे वापस लाने की मिशन, वो भी मल्टीपल डिवाइस फेलियर एंड लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई के साथ। ह्यूस्टन कमांड सेंटर में बैठे सभी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स अपनी कलम किताब लेकर हर पॉसिबल कैलकुलेशंस में लग जाते हैं, क्योंकि अर्थ में एंटर करने के लिए अपोलो 13 को एक एग्जैक्ट एंगल की जरूरत होती है, वरना अर्थ एटमॉस्फेयर उसे किसी बॉल की तरह बाउंस बैक करके उसे स्पेस में कहीं और फेंक देता, जिससे उसको वापस अर्थ पे ला पाना इम्पॉसिबल हो जाता। ये कुछ ऐसा ही है जब आप किसी पत्थर को पानी पर फेंके और वो उछलते उछलते आगे बढ़ता ही चला जाए। इस मिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसको बचाने के लिए अपोलो 13 के क्रू जिम लॉवेल कमांडर ऑफ द मिशन, जैक स्विगर्ट कमांड मॉड्यूल पायलट एंड फ्रेड हेज लूनर मॉड्यूल पायलट को लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लूनर मॉड्यूल एक्चुअल में चांद पे लैंडिंग के लिए बनाया गया था और इसमें 2 लोगों के लिए जगह और ऑक्सीजन थी, वो भी बस 2 दिन के लिए। और इसके बाद पूरे स्पेसशिप की फ्यूल सेल एंड इंजन को शट डाउन कर दिया जाता है, ताकि कुछ ऑक्सीजन बचाकर उसे घर वापसी में इस्तेमाल किया जा सके। अब तक अपोलो 13 जो कि एक नॉट सो पॉपुलर कैटेगरी का मिशन बना हुआ था, क्योंकि अमेरिका और पूरे वर्ल्ड को नासा की इन अपोलो मिशंस की अब आदत सी हो चुकी थी। मगर जैसे ही मीडिया में अपोलो 13 की ट्रैजिक स्टोरी फैलती है तो पूरे वर्ल्ड इस ह्यूमन हिस्ट्री के फर्स्ट स्पेस रेस्क्यू मिशन पे आंखें गड़ाए बैठ गई। नासा ने अपने कैलकुलेशंस के अनुसार ये ट्रैजेक्टरी बनाई कि अपोलो 13 चांद का एक पूरा चक्कर लगाकर अर्थ पे वापस लाया जाएगा। मगर ये सुनने में जितना आसान लग रहा था
उतना ही कठिन और एक्यूरेसी का काम भी था, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेलियर के बाद अब स्पेस क्रू को ह्यूस्टन कमांड सेंटर के सारे डायरेक्शंस एंड कैलकुलेशंस को मैनुअली ही परफॉर्म करना था, वरना नतीजा बहुत दर्दनाक भी हो सकता था। धीरे धीरे लूनर मॉड्यूल में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी, क्योंकि उसे बस 2 लोगों और 2 दिन के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बनाया गया था, जबकि अब इसमें 3 लोग थे, क्योंकि लूनर मॉड्यूल को बस लोवेल और हेज के लिए बनाया गया था, जबकि स्विगर्ट के लिए था कमांड मॉड्यूल, जिसमें अब O2 की क्राइसिस हो चुकी थी। स्विगर्ट की एक क्विक स्टोरी बताऊं तो स्विगर्ट कभी इस मिशन का हिस्सा था ही नहीं। उनकी जगह केन मैटिंगली इस मिशन को पूरा करने वाले थे एज अ कमांड मॉड्यूल पायलट, मगर नासा ने उन्हें मिशन के 3 दिन पहले ही स्विगर्ट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि नासा का मानना था कि उन्हें जर्मन मिजल्स हो सकती है इस मिशन के दरमियान, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिससे पूरा क्रू और मिशन खतरे में आ सकता है। मगर कितनी अजीब बात है ना, केन मैटिंगली को कभी मिजल्स हुआ ही नहीं। मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये मिशन एक परफेक्ट एग्जांपल है टीम लीडरशिप एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड की। अब पूरे क्रू ने डिसाइड किया कि वो एज अ टीम साथ आए थे और एज अ होल टीम साथ जाएंगे भी। इसके बाद उन्होंने सारी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स को लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट कर लिया, मगर दिक्कत तब आई जब कुछ समय बाद लूनर मॉड्यूल में CO2 का लेवल बढ़ता ही चला गया, और साथ ही साथ पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन और लेस फ्यूल के कारण हीटिंग एलिमेंट्स का यूज न कर पाने से लूनर मॉड्यूल के टेम्परेचर ड्रॉप से बढ़ती ठंड ने उन सभी एस्ट्रोनॉट्स के हौसलों को कमजोर कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। फिर ह्यूस्टन कमांड सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को मैनुअली इंप्लीमेंट करके उन्होंने CO2 लेवल को ड्रॉप करने वाला डिवाइस बनाया और मून का एक चक्कर लगाकर उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज कर अर्थ की तरफ बढ़ने लगे। ये मोमेंट उन तीनों के लिए बहुत स्पेशल था, स्पेशली लोवेल के लिए, क्योंकि मून पे जाना उनका एक सपना था और जो कि उनके नजरों से बस 254 किलोमीटर की दूरी पे था, मगर फिर भी इतने करीब होने के बाद भी बहुत दूर। लूनर मॉड्यूल जो कि अब एक लाइफ सेविंग बोट बन चुकी थी, जिसे अर्थ में री एंटर करने के लिए उसे मैनुअली गाइड करना था, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट का 5.5 डिग्री से 7.5 डिग्री के बीच में ही होना जरूरी था, वरना वो अर्थ में री एंट्री नहीं कर पाती। अगर एंगल ज्यादा होता तो एटमॉस्फेयर उसे किसी मेटियोर की तरह बर्न कर देती, और कम होने पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो उसे रिफ्लेक्ट करके कहीं भी फेंक सकती है, और इन सब टास्क को उन्हें अपोलो 13 के कमांड मॉड्यूल से ही करना था। मगर पूरे क्रू की मेहनत और एक्यूरेसी के कारण एंगल परफेक्टली सेट हुआ। कमांड मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में सक्सेसफुली एंट्री लेने ही वाला था, मगर उससे पहले उन्हें सर्विस मॉड्यूल एंड लूनर मॉड्यूल को स्पेस में ही पीछे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें इतनी फ्रिक्शन से पैदा होने वाले हीट को बर्दाश्त करने के लायक नहीं बनाया गया था। और अप्रैल 17 वो दिन था कमांड मॉड्यूल फाइनली अर्थ में एंटर हो ही गया, और एग्जैक्टली दोपहर के 1:07 पे अर्थ के पैसिफिक ओशन में लैंड कर गया, और जिसके रेस्क्यू के लिए खुद सोवियत यूनियन ने भी अपने 4 शिप्स भेजे, जो अब तक अपोलो मिशन को बस एक स्टूडियो में की गई शूटिंग कहता रहा था, जिसके हिसाब से यूएस की एरिया 51 में ये शूटिंग की जाती थी। अपोलो 13 ने अर्थ से सबसे लंबी उड़ान 4,01,056 किलोमीटर का रिकॉर्ड भी बनाया, और उसके साथ ये इकलौता सक्सेसफुल स्पेस रेस्क्यू मिशन है। और अगर मैं एरिया 51 के बारे में बताऊं तो एरिया 51 भी एक मिस्टीरियस प्लेस है, जहां किसी के एंट्री पे उसे डायरेक्ट शूट का ऑर्डर है, जहां की कोई तस्वीर आप नहीं ले सकते। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन ये भी दावा करता रहा है कि यूएस उसके प्लेन्स चुरा कर उसकी टेक्निक्स एलियंस। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स को भर दो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और लाइक करो। एंड अगर आपको मेरी नरेशन अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।